हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के कारण सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती थी। इस बजट में सरकार ने उन चुनौतियों से निपटने का कितना प्रयास किया है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हेल्थ, एजुकेशन, कृषि और डिफेंस को क्या प्राप्त हुआ इस बजट से, कौन सी नई स्कीम को लॉन्च किया गया है या किया जाने वाला है, सरकार की विनिवेश नीति क्या रहने वाली है, राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या रहने वाली है, और कोरोना महामारी के कारण जो रोजगार का इतना बड़ा संकट आम आदमी के सामने पैदा हो गया था, उस संकट से निपटने का सरकार ने कितना प्रयास किया है इस बजट में, और इस बजट के आने के बाद कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। आम आदमी को इस बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो पूरी हो पाई हैं। और फ्रेंड्स, सबसे खास बात यह है कि हम इस वीडियो में बजट 2021-22 को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस बजट में आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बजट क्या है। वार्षिक वित्त रिपोर्ट को आम बजट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में आय व्यय का लेखा जोखा है। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था, लेकिन आज़ाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। संविधान गठन के बाद पहला आम बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा कब कब बजट पेश किया गया। तो देश के इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब खुद प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है। दरअसल कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी अतिरिक्त कार्यभार था। इनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शामिल हैं। फ्रेंड्स, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। बजट शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से चलन में आया है। दरअसल संविधान में आपको कहीं भी बजट शब्द देखने को नहीं मिलेगा। संविधान में इसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वह है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट दस्तावेज को मंजूरी कैसे मिलती है ये जान लेते हैं। तो वित्त मंत्री को बजट की पहली ड्राफ्ट कॉपी दी जाती है। बजट ड्राफ्ट पेपर नीले रंग का होता है। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है ये। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। आम बजट दो हिस्सों में बटा होता है। पहले हिस्से में आर्थिक सर्वे और नीतियों का ब्यौरा होता है। दूसरे हिस्से में प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के प्रस्ताव रखे जाते हैं। फ्रेंड्स, बजट 2021-22 इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत का पहला पेपरलेस बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पहली बार लोकसभा में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय डिजिटल इंडिया की बानगी दिखाते हुए टैबलेट पर बजट पढ़ा। हालांकि देसी टैबलेट से पढ़ा गया उनका बजट भाषण इस बार अपेक्षाकृत छोटा था, जो महज 1 घंटे 50 मिनट का था। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के 3 बजट भाषणों में यह सबसे छोटा बजट भाषण था। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वैश्विक महामारी के बीच इस बजट को तैयार करने वाली टीम के विषय में। तो सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, फिर अजय भूषण पांडे जी, वित्त एवं राजस्व सचिव, उसके बाद टीवी सोमनाथन जी, व्यय सचिव, तरुण बजाज, आर्थिक मामलों के सचिव, तुहीन कांत पांडे, सचिव विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग अर्थात दीपम, देवाशीष पांडा, सचिव वित्तीय सेवाएं, और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इनके विषय में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। इन सभी के विषय में डिटेल जानकारी यहाँ दी हुई है, आप चाहें तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बजट पेश करने से पहले ही वित्त मंत्री द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। ये गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे 14 तरह के बजट डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कॉमन पब्लिक और एमपीज के लिए लॉन्च किया गया है। इसे तैयार किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर यह उपलब्ध है और 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे।
फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बजट 2021-22 के 6 पिलर्स के विषय में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू हैव टू नो दैट। फ्रेंड्स, द यूनियन बजट फॉर 2021-2022 रेस्ट ऑफ 6 पिलर्स: health and well-being, physical and financial capital infrastructure, inclusive development for aspirational India, human capital, innovation and research and development, minimum government and maximum governance। तो फ्रेंड्स, ये 6 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के बजट के, जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है ये, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस बजट के द्वारा आम आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो क्या सस्ता हुआ है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। सोना, चांदी, बिजली, स्टील, लोहा, पेंट, नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग, सोलर लालटेन, तांबे का सामान, प्लेटिनम। और क्या महंगा हुआ है वो भी देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फ्रिज, एसी, ऑटो पार्ट्स, रत्न जवाहरात, लेदर, सिल्क, प्लास्टिक, शराब आदि महंगे हो गए हैं। बुनियादी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी गई है। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चल रही योजनाएं इस बार के बजट में भी प्राथमिकता पर रहीं। बीते साल स्वास्थ्य के संकट के चलते इस बार बजट के केंद्र में स्वास्थ्य तो है ही, साथ ही जल, शिक्षा योजनाओं को भी अच्छी धनराशि मिली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। पीएम किसान योजना में 70,000 करोड़ पिछले साल भी मिला था, इस साल भी 70,000 करोड़ है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में इस बार 34,300 करोड़ मिला है, पहले 28,244 करोड़ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पहले 36,000 करोड़ मिला था, इस बार 37,500 करोड़ है। जल जीवन मिशन को पहले 10,000 करोड़ था, इस बार 50,011 करोड़ है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स को पहले 6,484 करोड़ था, इस बार 18,998 करोड़ है। अमृत मिशन को पहले 10,000 करोड़ था, इस बार 14,000 करोड़ है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि सरकार के पास जो 1 रुपया आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, और जो 1 रुपया जाता है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बात आपके लिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है, वो है कि सरकार के पास जो 1 रुपया आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात 36 पैसे उधार और अन्य देयताएं से आता है। और जो सरकार के पास से 1 रुपया जाता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात 20 पैसे ब्याज अदायगी में जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। और बाकी चाहें तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप पूरे बजट को एक नज़र में देख सकते हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, पूंजी प्राप्तियां, सभी आंकड़े आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार का व्यय बजट अनुमान 2021-22, अर्थात किस मद में कितनी राशि व्यय की जाने वाली है उसका अनुमान। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। पेंशन के मद में कितनी राशि, रक्षा, मुख्य अनुदान, कृषि एवं कृषि संबंधी, व्यापार एवं उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर, शिक्षा, ऊर्जा, विदेशी मामले, वित्त, स्वास्थ्य, गृह मामले, इन सब पर कितनी कितनी राशि खर्च की जाने वाली है उसका पूरा डेटा यहाँ आपके सामने मौजूद है। आप इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विनिवेश के विषय में। अगले वित्त वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। पिछले वित्त वर्ष में जो विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था वो कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं हो पाया। इस बार बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ने बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश अगले वित्त वर्ष में पूरा होने की उम्मीद जताई है।
बेकार पड़ी परिसंपत्तियों से आत्मनिर्भर भारत को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत से मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास ज़मीन पड़ी है, उन्हें बेचकर या अन्य माध्यमों से उनसे कमाई की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब नज़र डाल लेते हैं विनिवेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। तो चालू वित्त वर्ष अर्थात 2020-21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था 2,10,000 करोड़ रुपए, जिसे बाद में संशोधित करके 32,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी तक 19,499 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। आगे की राह अर्थात 2021-22 के बजट में जो विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है वो है 1,75,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे सरकारी बैंकों व वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचने से और 75,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश से। 2019 में सरकारी कंपनियों की संख्या बढ़कर 348 हो गई। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 5 उपक्रम ही थे। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मिनी रत्न शामिल हैं। विनिवेश होता क्या है वो जान लेते हैं। कई कंपनियों में सरकार की काफ़ी हिस्सेदारी है। आमतौर पर इन कंपनियों को पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। नई नीति विनिवेश की जो है वो जान लेते हैं। वर्ष 2014 में नई विनिवेश नीति का सूत्रपात हुआ और विनिवेश के संबंध में सिफारिशी शक्तियां नीति आयोग में अधिकृत की गईं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विनिवेश की शुरुआत कब हुई थी। भारत में विनिवेश की शुरुआत 1991 में हुई, जब सरकार ने कुछ चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का 20% हिस्सा बेचने का निर्णय लिया था। 1993 में रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 49% के विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ इस स्लाइड में 1997-98 से लेकर के 2020-21 तक के विनिवेश के आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें किस वित्त वर्ष में कितना लक्ष्य था और कितना हासिल किया गया ये बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि सरकार द्वारा अपने विनिवेश के लक्ष्य को कब कब पूरा किया गया, कब कब 100% हासिल किया गया। तो ऐसे 4 वित्त वर्ष थे जिसमें सरकार द्वारा अपने विनिवेश के लक्ष्य को 100% हासिल किया गया। वो 4 वर्ष यहाँ दिए हुए हैं। और एक बार 2009-10 में अपने विनिवेश के लक्ष्य का 94% हासिल किया गया सरकार द्वारा। यहाँ कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर को स्वतंत्र विभाग के रूप में हुई। 2001 में विनिवेश विभाग को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। अरुण शौरी विनिवेश मंत्री बने। 2016 में 14 अप्रैल को यह निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अर्थात दीपम हो गया। फ्रेंड्स, अब नज़र डाल लेते हैं बजट के की हाइलाइट्स पर। तो पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि गृह मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन अर्थात 1,66,547 करोड़ रुपए का हिस्सा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए, लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए, CAPF अर्थात जिसमें CRPF, BSF और CISF आदि आ जाते हैं, उसमें 1,03,802 करोड़ रुपए, सेंट्रल स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए 1,641 करोड़ रुपए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 481 करोड़ रुपए, अंडमान और निकोबार के लिए 5,317 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ के लिए 4,661 करोड़ रुपए, दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव के लिए 2,204 करोड़ रुपए और लक्षद्वीप के लिए 1,440 करोड़ रुपए और पुडुचेरी के लिए 1,729 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के बाद ये तो हम सभी को पता था सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है हेल्थ सेक्टर पे। तो हेल्थ सेक्टर पे कितना फोकस किया गया है आइए बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़ों पे नज़र डाल लेते हैं, उससे तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी। 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में हेल्थ सेक्टर को, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 137% ज़्यादा है। 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। 100 से ज़्यादा देशों को
हम वैक्सीन दे रहे हैं वर्तमान समय में, कमियां क्या क्या हैं हेल्थ सेक्टर की वो जान लेते हैं। तो 14 लाख डॉक्टरों की कमी है, 20 लाख नर्सों की कमी है, 10,198 लोगों पर केवल एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि WHO के अनुसार 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। कुछ और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 37,725 कुल सरकारी अस्पताल हैं, जिला अस्पताल, PSC और CHC इत्यादि मिलाकर। कुल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या देश में 11,54,686 है और आयुष डॉक्टरों की कुल संख्या देश में 7,99,889 है। 2,54,000 डेंटल सर्जन हैं देश में। 4,31,173 बेड शहरी क्षेत्र में हैं और देश में 7,39,024 कुल बेड है। वहीं यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2,89,588 बेड ग्रामीण क्षेत्र में हैं, 29,899 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, PHC हैं, 5,568 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC हैं, 1,003 जिला अस्पताल हैं, 3,744 आयुष अस्पताल हैं, 55,242 कुल बेड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं विश्व के प्रमुख देशों में उनके GDP के मुकाबले स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका द्वारा, फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, रूस, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। फ्रेंड्स, बजट में सेहत और सिर्फ सेहत की बात की गई है। पहले कितना आवंटन था वो देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बीते साल 94,452 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। साल 2019-20 के मुकाबले यह आवंटन 10% ज़्यादा था। इस धनराशि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए दिए गए थे। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने का लक्ष्य दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में GDP के मौजूदा स्तर के हिसाब से स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाने की ज़रूरत बताई गई है। वर्तमान में यह दर 1% है। यह विकसित और ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले बेहद कम है। हालत यह है कि हमसे कई मायनों में छोटे देश अपने स्वास्थ्य पर हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। टेलीमेडिसिन पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश को अभी बहुत कुछ करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 180 देशों में भारत 145वें स्थान पर है। अपने बजट में स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता वाले 189 देशों में तो भारत 179वें नंबर पर है। भारत अपने बजट का 4.5% स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है। यह अन्य देशों के मुकाबले बेहद कम है। फिलीपींस, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे देश कुल बजट का 7 से 10% तक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं प्रत्येक चीज़ को डिटेल में पढ़कर आपको नहीं सुना सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ूंगा, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि PDF डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो सही ढंग से लिया गया है कोरोना महामारी का संदेश, बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो 137% की बढ़ोतरी की गई है। नर्सिंग शिक्षा में भी सुधार होगा। मजबूत सर्विलांस से थमेंगे संक्रामक रोग। बजट में संक्रामक बीमारियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए देश में सर्विलांस और टेस्ट का मजबूत ढांचा तैयार करने का प्रावधान किया गया है। टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का ब्लॉक व जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई लेबोरेटरी खोली जाएंगी। पोर्टल के सहारे बीमारियों पर नजर रखी जाएगी। प्रशिक्षित दाइयों की कमी दूर होगी। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के विषय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपका विशेष फोकस होना चाहिए इस पर। 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत क्या क्या किया जाने वाला है, तो देश के बाहर से आने वाले लोगों के साथ
आने वाली नई बीमारियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री पोर्ट्स और 7 सड़क चेकपोस्ट पर मौजूदा 33 पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट को मजबूत करने के साथ ही 17 नई पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट खुलेंगी। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स सेट किए जाएंगे। इसके तहत 17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को और मजबूत बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स, इन सब के अलावा 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित होंगे। 3,382 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित होंगी। 2,970 करोड़ रुपए का बजट है। आयुष मंत्रालय का इस बार पिछले वर्ष की तुलना में यह 66% अधिक है। 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। 20 महानगर स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ करने की योजना है। 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। वायरस पर शोध का काम सिर्फ पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में होता था। शुरू में पूरे देश में कोरोना की टेस्टिंग की सुविधा सिर्फ यही थी। अब 4 और नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि वायरोलॉजी क्या होता है। तो वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरस लाइक एजेंट्स including but not limited to their taxonomy, disease producing properties, cultivation and genetics. It is often considered a part of microbiology or pathology. फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हेल्थ सिस्टम और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना है। इसके अतिरिक्त ये नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना के तहत जो पहल प्रस्तावित है वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लाभ क्या हैं, ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ के विषय में, जो कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत ही सेट किया जाने वाला है। इसे WHO के साथ मिलकर सेट किया जाएगा। ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। तो व्हाट इज़ वन हेल्थ? तो वन हेल्थ कार्यक्रमों, नीतियों, विधानों और अनुसंधान को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने का एक तरीका है जिसमें कई क्षेत्र संचार करते हैं और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। द एरिया ऑफ वर्क इन विच ए वन हेल्थ अप्रोच are particularly relevant include food safety, the control of zoonosis. Zoonosis means diseases that can spread between animals and humans such as flu, rabies and Rift Valley fever, and combating antibiotic resistance when bacteria change after being exposed to antibiotics and become more difficult to treat. फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी बातें आपको हिंदी में समझाऊं, लेकिन कुछ बातें यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इससे नाराज नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटे के विषय में। तो राजकोषीय घाटा क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, इसमें डेफिसिट शब्द सरप्लस का एकदम उल्टा है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार खर्च से अधिक आय प्राप्त करे तो उसे सरप्लस आय यानी फायदा माना जाएगा। सरकार मुख्य रूप से अपनी आय टैक्स और अपने व्यवसायों से हासिल करती है। इस आमदनी में सरकार द्वारा कहीं से भी लिया गया उधार शामिल नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, इस घाटे का कारण क्या है? सरकार का खर्च आमदनी से अधिक होना राजकोषीय घाटे का सबसे बड़ा कारण है। यह तब भी हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने के लिए सरकार कोई बड़ा पूंजीगत व्यय करे। डेफिसिट होने पर देश अपने केंद्रीय बैंक से उधार ले सकता है या ट्रेजरी बॉन्ड और बिल जारी करके पूंजी बाजार के माध्यम से भी धन जुटा सकता है। राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू भी हैं, वो भी जान लेते हैं क्या हैं। राजकोषीय घाटे का सकारात्मक असर भी हो सकता है, खासकर तब जब
ज़्यादा खर्च सुधारों या मंदी को समाप्त करने के लिए किया गया हो। उच्च बेरोजगारी दर के मामले में सरकारी खर्चों में वृद्धि से व्यापार के लिए एक बाजार तैयार होता है, जिससे आय और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी। नतीजे में व्यापार उत्पादन बढ़ेगा। व्यापार उत्पादन में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में वृद्धि होती है। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। 2020-21 में 9.5 तो अगले वित्त वर्ष में 6.8% राजकोषीय घाटा रहने वाला है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी अगले वर्ष में है सरकार की। फ्रेंड्स, अब नजर डाल लेते हैं राजकोषीय घाटे से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। तो 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.5% रहा, 2018-19 में 3.4, 2019-20 में 4.6 और 2020-21 में 3.5% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, उन पर भी बात कर देते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार में कमी। 2020-21 में अर्थव्यवस्था का आकार 224.89 लाख करोड़ रुपए था, जो अब कम होकर 194.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, यानी इसमें 13.4% की कमी आई है। राजस्व में अनुमान के मुकाबले कम वृद्धि और तीसरा, महामारी से निपटने के लिए अधिक खर्च। अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट। अर्थव्यवस्था में 2017-18 से ही गिरावट देखी जा रही है, इससे राजकोषीय घाटा बढ़ा है। राजस्व प्राप्ति के आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। सरकार ने अपनाई उदार राजकोषीय नीति, इसको भी आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। अगले 2 महीनों के दौरान 80,000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेने की तैयारी है सरकार की। व्यापक होता है राजकोषीय घाटे का असर, तो क्या होता है देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व संग्रह और खर्चे का अंतर होता है, और इस अंतर को उधारी लेकर सरकार पूरा करती है। राजकोषीय घाटे का असर व्यापक होता है। यह सीधे तौर पर देश में ब्याज दरों को बढ़ाने वाला कारक साबित होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों व विदेशी निवेशकों को भी यह नागवार गुजरता है, लेकिन वित्त मंत्री ने जिस तरह से खर्चे की गुणवत्ता का जिक्र बार बार किया है, संभवतः उससे उनकी चिंता दूर होगी। फ्रेंड्स, एफआरबीएम एक्ट के विषय में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसके अनुसार राजकोषीय घाटा 3% के स्तर पर रखने का प्रावधान किया गया है, लेकिन हो सकता है कि शायद उसमें संशोधन करना पड़े, क्योंकि राजकोषीय घाटे के 9.5% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने का आंकड़ा पेश किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटे के 6.8% पर आने का अनुमान है, और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 3% तक राजकोषीय घाटा आ पाएगा, ये कहना मुश्किल है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टायर वाली नासिक मेट्रो के विषय में। तो 2092 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नासिक मेट्रो के लिए 2092 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि अन्य मेट्रो परियोजनाओं से अलग टायर पर चलने वाली यह मेट्रो देश के अन्य शहरों के लिए मॉडल बन सकती है। फ्रेंड्स, आप इसको पॉज करके ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि बजट में रेलवे के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। 2030 को ध्यान में रखते हुए नेशनल रेल प्लान पर तेजी से काम होगा। 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से चलेंगी, जिससे प्रदूषण घटेगा। 63,000 करोड़ रुपए का आवंटन चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए किया गया है। 2023 तक बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर पर जोर दिया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चालू होने के बाद उसका मुद्रीकरण होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर अगले साल जून तक रेल परिचालन शुरू होने का अनुमान है। रेलवे भविष्य में 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करेगा। यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में लंबी छलांग के लिए बजट को बढ़ाया गया है। 13,949 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं अंतरिक्ष विभाग के लिए। 4,449 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं पिछले साल की तुलना में। अंतरिक्ष विभाग के तहत हाल ही में गठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV CS-51 रॉकेट को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह समेत कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा। अंतरिक्ष विभाग और इसरो द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों का लाभ उठाने के लिए NSIL का गठन किया गया है।
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,949 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह धनराशि साल 2019-20 की तुलना में करीब 900 करोड़ रुपए और 2020-21 के बजट की तुलना में 4,449 करोड़ रुपए अधिक है। फ्रेंड्स, वित्त मंत्री ने कहा है कि देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत इस साल दिसंबर में अपना पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजेगा। पहले मानव रहित यान को पिछले साल दिसंबर में अंतरिक्ष में भेजा जाना था, पर कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि खेती की खातिर इस बजट में क्या क्या किया गया है। तो कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। किसानों को उनके उत्पादन लागत की 1.5 गुना कीमत दी जाएगी, यह सुनिश्चित किया गया है। 16.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है। 1000 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की स्थिति क्या होगी ब्रिक्स देशों के बीच, ये देख लेते हैं। तो 2025 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति क्या रहने वाली है खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की। प्रमुख देशों में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति क्या है, इसको आप यहां देख सकते हैं। ब्रिक्स देशों में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति क्या है, इसको आप पॉज करके आराम से इन आंकड़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, गांव और किसानों के लिए आम बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसकी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आम बजट के केंद्र में है गांव और किसान। कृषि सुधारों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को भी आम बजट के सहारे संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार उनके भले के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अपने बजट भाषण में सीतारमन ने जोर देकर कहा कि देश की कृषि उपज मंडी समिति की मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ एपीएमसी की बात की जा रही है। कपास पर सीमा शुल्क को 10% कर दिया गया है। विदेशी कृषि उपज से घरेलू किसानों को बचाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आम बजट में विशेष प्रावधान करते हुए सीतारमन ने कपास पर सीमा शुल्क की दर 0 से बढ़ाकर 10% कर दिया है। विदेशी रेशम के आयात पर लगने वाले 10% के शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मांग आधारित खेती पर जोर है। आयातित दालों, पाम ऑयल पर एग्री सेस लगा दिया गया है। पशुधन व मत्स्य क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। 5 नए मत्स्य बंदरगाह बनेंगे फिश लैंडिंग सेंटर। नदियों के किनारे भी मत्स्य बंदरगाह के रूप में होंगे विकसित। 7.5% रही मत्स्य क्षेत्र की विकास दर, वहीं कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5% रही। समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। इसके लिए ढांचागत विकास की सख्त जरूरत है। आम बजट में इसके लिए समुद्री मत्स्य के साथ मीठे पानी के क्षेत्र में भी मछली पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट भाषण में कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट को आर्थिक क्रियाकलापों के केंद्र के रूप में विकास करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण में किसानों को दिया भरोसा, ना एमएसपी प्रभावित होगी, ना खरीद प्रणाली। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2 माह से अधिक समय से जारी आंदोलन के बीच सरकार ने बजट के जरिए किसानों को एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। 22 और कृषि जिन्सों को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन को मिली खास तरजीह। फ्रेंड्स, पिछले 8 साल में कृषि जिन्सों की एमएसपी खरीद और उससे लाभान्वित होने वाले किसानों का आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये। स्वामित्व योजना अब पूरे देश में लागू होगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 6 राज्यों के 1241 गांवों के लगभग 1.25 लाख ग्रामीणों को उनके मकानों का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया है। योजना की सफलता के बाद अब इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने सोमवार को अपने बजट भाषण में इसका ऐलान किया। ग्रामीण विकास इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह 10,000 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली लोकप्रिय मनरेगा के लिए 71,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आम बजट में ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों में नई पहल की गई है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा के लिए बजट में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से ज़्यादा है। इससे ग्रामीण पंचायत भवनों के निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और ग्रामीण गरीबों के आवास निर्माण में काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अवसंरचनागत विकास के विषय में।
बजट में अवसंरचनागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7400 परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। 13 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अर्थात पीएलआई स्कीम को लाया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की योजना प्रस्तावित है। फ्रेंड्स, इसके विषय में इसी वीडियो में अभी मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए नए बैंक का निर्माण भी किया जाएगा। देश में व्यापार से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार से जुड़े नए अवसर उत्पन्न होंगे। सार्वजनिक परिवहन के विषय में बात कर लेते हैं तो बजट में रेल, बस, सड़क और मेट्रो आदि से जुड़े नए प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। शहरी इलाकों में 20,000 नई बसें चलाई जाएंगी। टियर 2 शहरों में लाइट मेट्रो और नियो मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। इटारसी विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगले वर्ष तक 8,500 किलोमीटर की नई सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे देशवासियों को बेहतर और विश्व स्तरीय परिवहन सेवाएं प्राप्त होंगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर के विषय में। तो बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये देख लेते हैं। कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले 4,684 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्कूली शिक्षा पर। 48 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों के निर्माण के लिए। 20 करोड़ की जगह 38 करोड़ रुपए मिलेंगे स्कूलों के निर्माण के लिए। 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह जानते होंगे इसके विषय में। गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से खुलेंगे सैनिक स्कूल। तो आदिवासी और जनजातियों के बच्चों के लिए 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही इन स्कूलों के निर्माण का बजट भी बढ़ा दिया गया है। अब स्कूलों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्र को 20 करोड़ की जगह 38 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए। इसके साथ ही बच्चों में सैन्य भावना को बढ़ाने के लिए देश में 100 और सैनिक स्कूलों के निर्माण की भी घोषणा की गई है। इनमें गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। उच्च शिक्षा को दी जाएगी और मजबूती। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू किया जाएगा। इसके विषय में डिटेल में जान लेते हैं। सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए अब एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही एक ही शहर में मौजूद शोध संस्थान, विश्वविद्यालय सहित अलग क्षेत्रों से दूसरे उच्च संस्थानों के लिए अब ग्रांट जारी की जाएगी ताकि वह सब एकजुट होकर काम कर सकें। अभी देश के 9 शहरों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। इनमें हैदराबाद भी होगा, जहां मौजूदा समय में 40 प्रमुख संस्थान मौजूद हैं। युवाओं के कारण विश्व गुरु की भूमिका में होगा भारत। तो भारत में नई शिक्षा नीति के आने के बाद से ही एक उम्मीद जागी है कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय। 2015 से लेकर 2019 तक के आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं। युवा हैं बुलंद भारत की तस्वीर। भारत युवाओं का देश है। 2022 तक देश के युवाओं की मध्यम आयु 28 साल होगी। वहीं चीन और अमेरिका में मध्य आयु 37 साल होगी। वहीं पश्चिमी यूरोप और जापान में यह क्रमशः 45 और 49 होगी। ऐसे में भारत के लिए यह सबसे बड़े अवसर का मौका है। दुनिया के कई देश इस बात के गवाह हैं कि युवा आबादी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। कार्यशील जनसंख्या में इजाफा होगा। हमारी ताकत है आबादी। अर्थात भारत की बड़ी आबादी कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं रही है और अब युवा आबादी का साथ देश को तरक्की की राह पर ले जाने में सक्षम है। कई एशियाई देश, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया और चीन शामिल हैं, ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा परिभाषित जनसंख्या लाभांश का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गई। फ्रेंड्स, अब ज़रा चीन की शिक्षा व्यवस्था से अपनी शिक्षा व्यवस्था की तुलना कर लेते हैं। तो चीन से बहुत आगे हैं हम। कैसे? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में है, पर चीन से ज़्यादा स्कूल भारत में है। चीन में स्कूलों की संख्या सिर्फ 5 लाख है, जिसकी तुलना में भारत में करीब 15 लाख स्कूल हैं। वहीं चीन के 23.65 छात्रों पर एक अध्यापक है, जिसके मुकाबले में भारत में 35.22 छात्रों पर एक अध्यापक है। वैश्विक स्तर पर छात्रों और शिक्षक के मध्य 24.1 का अनुपात होना चाहिए। अध्यापकों की कमी है। देश में करीब 10 लाख अध्यापकों की कमी है। आश्चर्यजनक रूप से शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या से भी अधिक अध्यापक हैं और गांव में उनकी संख्या कम है। हालांकि रिक्तियों की संख्या को भरकर और स्थानांतरण के जरिए हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सरकार को शिक्षा पर खासा जोर देने की ज़रूरत है। समाज शिक्षित होगा तो देश तरक्की करेगा। उच्च शिक्षा की ज़रूरत है।
भारत में उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने की जरूरत है। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, शिक्षा सफलता की चाबी है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है। यदि भारत भी युवाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करे तो वह दिन दूर नहीं जब देश को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, दुनिया के प्रमुख देशों में साक्षरता दर क्या है, उसके आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अनुसार भारत 8वें स्थान पे है। भारत में साक्षरता दर 74% है। बाकी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ये 99% है। फ्रेंड्स, यहाँ ये भी बताया गया है कि किस देश में कितने समय तक युवाओं का दबदबा रहेगा। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। हालांकि भारत के विषय में मैं आपको बता दूं कि भारत में 2055 तक अर्थात 37 सालों तक युवाओं का दबदबा बना रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स के विषय में अर्थात मित्रा स्कीम के विषय में, जिसके विषय में अभी मैंने आपसे बात की थी इस वीडियो में कि डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में लाने एवं इस क्षेत्र में रोजगार प्रोत्साहन के साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स अर्थात मित्रा स्कीम की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मित्रा स्कीम टेक्सटाइल के लिए पूर्व में घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से अलग होगी। मित्रा स्कीम के तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। ये पार्क मुख्य रूप से निर्यात को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाएंगे, जहां उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले रूप में सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। प्लग एंड प्ले सुविधा के अंतर्गत उद्यमियों को जाकर सिर्फ अपना उत्पादन शुरू करना होता है। इस स्कीम के तहत सरकार टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में विश्व स्तर की कंपनी भारत में शुरू करवाना चाहती है, जो वैश्विक स्तर पर चैंपियन बन सके। अभी भारत को गारमेंट निर्यात के क्षेत्र में बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। प्लग एंड प्ले की सुविधा देने से निर्यातकों की लागत में कमी आएगी और विश्व बाजार में वे मुकाबला कर सकेंगे। सरकार ने पूर्व में भी टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की थी और कई पार्कों का निर्माण पूरा हो चुका है और कई पार्क संचालन में भी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक टेक्सटाइल पार्क में गारमेंट के साथ फैब्रिक व यार्न निर्माण की भी सुविधा हो सकती है। टेक्सटाइल में यार्न, फैब्रिक व गारमेंट मुख्य रूप से शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ ये जान लीजिए कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है। तो प्लग एंड प्ले सुविधा क्या होती है और ये किसके लिए होती है। टेक्सटाइल में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट मुख्य रूप से शामिल होते हैं, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन भी है कि जो ये मित्रा स्कीम है अर्थात मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल जो पार्क्स स्कीम है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण उद्योग और रोजगार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कई उद्योग बंद हो गए या बंद होने के कगार पर चले गए। एक बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो गई। गरीब लोग और ज़्यादा गरीबी के दलदल में फंस गए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए बजट में क्या प्रयास किए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले डाल लेते हैं कुछ आंकड़ों पे नज़र। 15,700 करोड़ रुपए इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए रखे गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना आवंटन किया गया है। 5 नए स्मार्ट सिटी पीपीपी मॉडल के तहत बनेंगे, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 1480 करोड़ रुपए से टेक्सटाइल मिशन शुरू किया जाएगा। 120 दिन की गई है समय सीमा ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के गठन के लिए। फ्रेंड्स, एमएसएमई जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर है, उसके लिए केंद्र सरकार अगले कुछ वर्ष में एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र सरकार केवल एमएसएमई सेक्टर से ही 5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास में एमएसएमई योगदान को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% पर पहुंचाना है। वहीं एमएसएमई की निर्यात में भागीदारी भी 48% से बढ़ाकर 60% तक पहुंचानी है। वित्त मंत्री ने 2020 में घोषणा की थी कि इंडस्ट्री कॉमर्स के विस्तार को 27,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे इस सेक्टर को नई ताकत मिली। वहीं एमएसएमई को देरी से होने वाले पेमेंट रोकने के लिए ऐप बेस्ड इनवॉइस बनाने की बात हुई। फ्रेंड्स, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मशीनी उपकरण के निर्माण को प्रोत्साहन, अर्थात घरेलू स्तर पर मशीनी उपकरण के निर्माण के प्रोत्साहन के लिए भी आयात शुल्क की संरचना में बदलाव किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े
पार्ट्स या सोलर इन्वर्टर जैसे उत्पाद के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। सोलर इन्वर्टर के आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। रोजगारपरक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, जैसे लेदर उत्पाद, जेम्स व ज्वेलरी, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, मेटल उत्पाद जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। वहीं टेक्सटाइल के कुछ आइटम व कुछ मेटल आइटम के शुल्क बढ़ाए गए हैं। ये शुल्क 2 फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे। कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स, उद्योगों से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रिक्स देशों की जीडीपी में उद्योगों का योगदान। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। भारत की जीडीपी में उद्योगों का जो योगदान है 24.88% है। दुनिया के विकसित देशों की जीडीपी में उद्योगों की भागीदारी, आप इसको यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। 7,572 करोड़ रुपए एमएसएमई मंत्रालय के लिए पिछले बजट में आवंटित हुए थे और इस बार लगभग दोगुना बजट आवंटित किया गया है। अब रात की शिफ्ट में भी फैक्ट्रियों में काम कर सकेगी आधी आबादी। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में महिलाओं के लिए किए गए इन उपायों की घोषणा से कारखानों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे आर्थिक रूप से सक्षम होंगी। इसके अलावा बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए बजट में मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव है। इससे अन्य वर्गों के साथ महिला उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। वैसे वित्त मंत्री ने अपने इस प्रस्ताव में कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को दिए जाने वाले ऋण को भी शामिल किया है। आधी आबादी को बराबरी पर लाने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पक्षधर मोदी सरकार ने इस बजट में भी महिलाओं का ध्यान रखा है। बजट में महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाज़त के साथ कारखानों आदि में रात्रि शिफ्ट में काम करने की भी इजाज़त दी गई है। हालांकि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना में ऋण में मार्जिन मनी की आवश्यकता भी घटाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उद्योगों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। औद्योगिक क्षेत्र में देश ने काफ़ी प्रगति की है। औद्योगिक देशों की सूची में भारत 10वें स्थान पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति के जरिए इसकी रफ्तार को और तेज करने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य उद्योगों में स्मार्ट तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादकता को बढ़ावा देना है। हालांकि अब भी कई चुनौतियां बरकरार हैं, जिसमें मांग में कमी सबसे बड़ी चुनौती है, वित्तीय निवेश और असंतुलित औद्योगिक ढांचा। इसके अलावा असमान औद्योगिकरण, उत्पाद की गुणवत्ता व लागत, कुशल कामगारों का अभाव, बुनियादी ढांचे का अभाव। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो इसकी डिटेल आप यहां पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहां पर इसकी डिटेल दी हुई है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए बजट में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। 4.21 लाख करोड़ रुपए सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च किए थे। 4.39 लाख करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2021-22 में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, वो देख लेते हैं। 100% सेस आयातित शराब पर लगाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाए जाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.5 रुपये और 4 रुपये प्रति लीटर की दर से एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने का फैसला किया गया है। इन उत्पादों की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इन पर लगने वाले सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क में उसी हिसाब से कटौती की गई है। जिन आयातित उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला किया गया है उसमें सोना चांदी, एल्कोहलिक बेवरेजेस अर्थात शराब, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन व सनफ्लावर ऑयल, सेब, कोयला, लिग्नाइट, यूरिया व दूसरे उर्वरक, मटर, काबुली चना, काला चना, मसूर दाल और सोना है। आयातित शराब पर 100% सेस, इसके विषय में मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। राज्यों की हिस्सेदारी कम होगी, कुल राजस्व हासिल होगा उसमें से कम हिस्सा ही राज्य के पास जाएगा और अधिभार के तौर पर जो संग्रह होगा वह केंद्र का होगा। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र का अपना राजस्व भी बढ़ेगा और ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्पष्ट है कि राज्यों की हिस्सेदारी कम होगी। सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा पीएफ के ब्याज पर टैक्स। परिवहन सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पीएफ में सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा योगदान देने वालों की संख्या 1% से भी कम है। ईपीएफओ के कुल 6 करोड़ से अधिक अंशदाता हैं। वित्त मंत्री का तर्क क्या है इसके विषय में वो देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पीएफ
खाते में मोटी रकम जमा करने वाला टैक्स छूट तो पाते ही हैं और 8% ब्याज भी लेते हैं। जो व्यक्ति हर महीने पीएफ खाते में 1 करोड़ रुपए जमा करेगा वह कितना कमाता होगा। अभी तक ऐसे लोगों को भी टैक्स में छूट के साथ ही 8% का रिटर्न मिलता था। इन लोगों की तुलना उन कर्मचारियों के साथ कैसे की जा सकती है जो सालाना पीएफ में 2 लाख का योगदान करते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा टैक्स प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। जीएसटी की विसंगतियां दूर होंगी। 50 लाख से कम रकम होने पर 3 साल से अधिक पुराने मामले नहीं खुलेंगे और 50 लाख तक आमदनी वाले करदाताओं के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर खोले जाएंगे। स्टार्टअप और उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रॉयल्टी के लिए चुकाना होगा आयकर। सरकार ने साफ किया है कि रॉयल्टी और तकनीकी सेवा के लिए मिलने वाली फीस पर अब आयकर अधिनियम के तहत कर चुकाना होगा। इसके लिए विदेशी कंपनियों को इक्विलाइजेशन लेवी का भुगतान नहीं करना होगा। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऑनलाइन सामान व सेवाएं मुहैया कराने में लागू होने वाले नियमों को स्पष्ट करने के दौरान दिया गया। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं कि जीवन को सुगम बनाने के लिए बजट 2021-22 में क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी के विषय में। दिल्ली समेत कई बड़े महानगर और शहर प्रदूषण के धुएं से बेदार होते रहे हैं। इस बार बजट में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी क्रम में पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्क्रैपिंग नीति की घोषणा होने वाली है। इसके अलावा किफ़ायती घरों की उपलब्धता बढ़ाने की घोषणा अहम है। प्रवासी मजदूरों को कम कीमत पर घर मिल सके, इसके लिए बिल्डर को छूट देने की घोषणा की गई है। दरअसल शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में यह ठोस कदम है। फिलहाल आशा की जा सकती है कि सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो सकारात्मक बदलाव आएंगे। सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शहरी योजना को लागू किया जाएगा। 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 2,217 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वेच्छा से वाहनों को स्क्रैप करने की नीति लाई जाएगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा में विस्तार के लिए नवोन्मेषी सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी का मॉडल लागू किया जाएगा। टीयर 1 शहरों के बाहर व टीयर 2 शहरों में मेट्रोलाइट व मेट्रोनिया परियोजनाएं आकार लेंगी। इन सब के अलावा बजट में शहरी जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया गया है। कैसे, जान लेते हैं कुछ आंकड़ों की मदद से। 8,500 किलोमीटर सड़क का भारतमाला परियोजना में शुरू होगा निर्माण। 2,869 करोड़ रुपए पर्यावरण मंत्रालय के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कि 42% बढ़ा है पर्यावरण मंत्रालय का बजट। 11,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर खर्च होंगे। 20,000 बसें निजी क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में करेंगे संचालन। 1.5 लाख की छूट सस्ते आवास पर 1 वर्ष तक रहेगी जारी। 2022 तक प्रत्येक पात्र परिवार को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 182 दिन एक भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी बनाने में निवास का समय। 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब नज़र डाल लेते हैं शहरों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। तो शहरी आबादी का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 63% है। 31% भारत की आबादी बसती है शहरों में, जिसकी संख्या बढ़कर 2030 तक 40% हो जाएगी। 3 भारतीयों में से 1 का शहरों व कस्बों में निवास है। शहरीकरण के लाभ क्या हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन शैली में सुधार। चुनौतियां क्या हैं? पेयजल व पर्यावरण को नुकसान और संचारी रोगों का गहराएगा संकट। समाधान क्या हो सकता है इसका? ग्रामीण स्तर पर करना होगा रोजगार का सृजन। सड़क, संचार, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र को करना होगा समृद्ध। शहरी आबादी का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 75% तक जाने की उम्मीद है। 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों में निवास करेगी। स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 स्मार्ट सिटी की लिस्ट यहाँ दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे हेलसिंकी है, तीसरे नंबर पे ज्यूरिख है और चौथे नंबर पे ऑकलैंड है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की स्मार्ट सिटी में सबसे पहले नंबर पे हैदराबाद है, जिसकी विश्व रैंकिंग 85 है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, जिसकी विश्व रैंकिंग 86 है। तीसरे नंबर पे मुंबई है, जिसकी विश्व रैंकिंग 93 है और चौथे नंबर पे बेंगलुरु है, जिसकी विश्व रैंकिंग 95 है।
अब बात कर देते हैं उज्ज्वला योजना के विषय में। 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 31 मार्च 2021 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 7 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया। इससे गांव के साथ ही बड़ी शहरी आबादी तक रसोई गैस कनेक्शन पहुंचा, महिलाओं को चूल्हे के जहरीले धुएं से मुक्ति मिली, उनके साथ ही पूरे घर की भी सेहत सुधरी। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। 1 करोड़ और बेनिफिशियरीज को कवर करने के लिए उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंड किया जाने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ई पेमेंट के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं बजट 2021-22 में। तो बजट 2021-22 में ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोमवार को 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया। उद्योग जगत का मानना है कि इस कदम से छोटे शहरों में ई पेमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा और फिनटेक कंपनियों को इनोवेशन की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार एकल व्यक्ति वाली कंपनियों ओपीसी के गठन को प्रोत्साहन देगी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों को पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के वृद्धि करने की छूट दी जाएगी। किसी भी समय किसी भी श्रेणी की कंपनी के रूप में बदलाव करने तथा अनिवासी भारतीयों को देश में ओपीसी बनाने जैसे प्रावधान भी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्टार्टअप के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिसर्च और इनोवेशन के विषय में। अब यह दिन दूर नहीं जब दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले भारत भी रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। फिलहाल इसकी ज़मीन तैयार हो गई है। अगले 5 साल में इस क्षेत्र पर सरकार मेहरबान रहेगी। बड़ा बजट राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकता के आधार पर होने वाले रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च हो गया और इसके साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात एनआरएफ के गठन का भी पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया है, जो इसी साल से काम शुरू कर देगा। 50,000 करोड़ रुपए रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च होंगे। 10,000 करोड़ रुपए औसतन हर साल खर्च करने का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनोवेशन से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों के विषय में। भारत ने 2020 में पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत के बाद से 2020 में शीर्ष 50 इनोवेशन करने वाले देशों में प्रवेश किया। भारत को 48वीं रैंक मिली। 2015 में भारत की रैंक 81वीं थी। देश में दायर कुल पेटेंट में भारतीय निवासियों की हिस्सेदारी केवल 36% है। यह अन्य सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 62% के औसत से काफ़ी कम है। पेटेंट आवेदनों में देशवासियों के हिस्से में वृद्धि होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये द हिंदू की न्यूज़ है। बजट 2021 में घोषणा की गई है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है इस साल। इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सरकार ने शुक्रवार को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में अपनी मंशा पहले ही जता दी थी और अब आम बजट 2021-22 में इसे और स्पष्ट कर दिया है। बात यह है कि सरकार निजीकरण की राह से डिगने वाली नहीं है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2 सरकारी बैंकों के साथ एक सरकारी साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया है। यह तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे कौन से बैंक या बीमा कंपनी है जिनका निजीकरण होगा और इससे कितनी राशि सरकार को मिलेगी, लेकिन इसकी घोषणा कर वित्त मंत्री ने समूचे वित्तीय सेक्टर में भारी हलचल मचा दी है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजी पुनर्गठन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी है। सुधार के मामले में इन उपायों के बावजूद कोरोना से देश के बैंकिंग सेक्टर पर जो दबाव आने वाला है, उसके समाधान का कोई उपाय वित्त मंत्री ने नहीं बताया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी तक बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश की सीमा 49% थी, जो अब बढ़ाकर 74% कर दी गई है। वर्ष 2002 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने बीमा सेक्टर में विदेशी कंपनियों को 26% हिस्सेदारी देने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसके बाद यूपीए सरकार को इसे बढ़ाकर 49% करने में 3 साल लग गए। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 74% हिस्सेदारी देने के बावजूद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बीमा कंपनी के प्रबंधन में भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व हो। बजट 2021-22 में 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स फाइलिंग से राहत दी गई है, लेकिन ध्यान रहे केवल उन्हीं सीनियर सिटीजन्स को राहत दी गई है जिनकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट के माध्यम से होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर सिटीजन सीईओ है किसी कंपनी का और उसकी आय बहुत ज़्यादा है तो उसको अपना इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करना है, उसको राहत नहीं दी गई है। केवल उन्हीं सीनियर सिटीजन्स को राहत दी गई है जिनकी आय पेंशन और इंटरेस्ट के माध्यम से होती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आम आदमी को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं।
तो भारत सरकार की ओर से 3 प्रमुख मदों में सब्सिडी दी जाती है, खाद, खाद्यान्न और पेट्रोलियम पर। साल 2020 की बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की तुलना में जो अनुमानित बजट बनाया, कोरोना की वजह से वह धरा रह गया। खाद की सब्सिडी की बात करें तो 2020-21 का अनुमानित बजट 71,309 करोड़ रुपए बनाया गया, लेकिन जब वित्त वर्ष पूरा हो रहा है तो यह राशि बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपए पर पहुंच रही है। यद्यपि खाद्यान्न के साथ हुआ 1,16,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट अब 4,22,000 करोड़ रुपए के पार कर रहा है, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए दोनों ही मद में कमी की जा रही है। पेट्रोलियम का बजट 1/3 हुआ। पेट्रोलियम पर 2020-21 में अनुमानित 41,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का खर्च अब लगभग संशोधित कर 39,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष में यह 13,000 करोड़ रुपए पर सिमटने जा रहा है। रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का आलम इस वित्त वर्ष में दिख ही गया है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्सिडी का बड़ा लाभ दिखा हरित क्रांति में। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ जनता के साथ अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। सबसे बड़ा उदाहरण हरित क्रांति का समय है। हरित क्रांति के दौरान किसानों को सब्सिडी पर अनाज और अच्छी किस्म के बीज मुहैया कराए गए, जिसका सीधा असर देश के उत्पादन पर पड़ा। इसी तरह वायु प्रदूषण कम करने के मकसद से रसोई गैस पर भी सब्सिडी शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं खाद, खाद्यान्न और पेट्रोलियम से जुड़े हुई सब्सिडी के विषय में। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सब्सिडी में से बड़ी राशि का इस्तेमाल उज्ज्वला के नए कनेक्शन देने में होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 1 करोड़ और लाभार्थियों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या 9 करोड़ हो जाएगी। 8 करोड़ लाभार्थियों को पहले ही उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिल चुका है। सिर्फ दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगी सब्सिडी। एलपीजी कनेक्शन बढ़ते जाने के बीच केरोसिन पर सब्सिडी होगी खत्म। जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में समझौता नहीं। फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा पर डिटेल में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने खाद्य सब्सिडी के लिए 2,42,836 करोड़ का आवंटन किया है। चालू वित्त वर्ष में आवंटित राशि तो 1,15,570 करोड़ रुपए की थी, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने जिस तरह से 8 महीने बहुत ही सस्ती दरों पर अनाज वितरित किया, उसकी वजह से वास्तविक खर्च 4,22,618 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार मानकर चल रही है कि कोरोना काल में जितने लोगों को मदद पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी, उसे अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखना पड़ सकता है। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार की मदद से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त या बहुत ही कम कीमत पर अनाज दिया गया। खाद्य सब्सिडी में भारी वृद्धि की वजह से सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान 5,96,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ी है, जो सब्सिडी के तौर पर अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। उर्वरक सब्सिडी की राशि को 71,309 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 79,530 करोड़ रुपए किया गया है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के विषय में। स्क्रैपेज पॉलिसी से प्रदूषण में कमी आएगी, नए निवेश से निकलेंगे रोजगार के नए अवसर। बजट में घोषित स्क्रैपेज पॉलिसी के अमल में आने पर एक साथ कई मोर्चों पर लाभ मिलने की संभावना है। पुराने वाहनों के हटने से प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। वहीं नए वाहनों के निर्माण के लिए नए निवेश होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने पर लगभग 80 लाख पुराने वाहन तत्काल रूप से सड़क से हट सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक अगले 15 दिनों में स्क्रैपेज पॉलिसी की विस्तृत रूपरेखा जारी की जा सकती है। हालांकि स्क्रैपेज पॉलिसी के अमल में आने वाली अड़चन को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत से ग्रीन फ्यूल खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 17 लाख मीडियम व भारी वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं। इन वाहनों के हटने से नए वाहनों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है, जिससे 50,000 नौकरियां निकल सकती हैं। तो रोजगार के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये। इससे रोजगार बढ़ेंगे और कुछ लोगों को तो राहत अवश्य ही मिलेगी। एथेनॉल पर आयात शुल्क बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। कृषि सुधारों को लेकर किसान संगठन भले ही सड़कों पर आंदोलन कर रहे हों, लेकिन सरकार उनके हितों को लेकर गंभीर है। एथेनॉल पर आयात शुल्क बढ़ाकर सरकार ने जहां चीनी मिलों को राहत दी है, जिससे उन्हें किसानों को भुगतान करने में सहूलियत होगी, वहीं क्रूड ऑयल की आयात निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, सरकारी गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज के भारी स्टॉक की खपत एथेनॉल बनाने में की जा सकती है। फ्रेंड्स, एथेनॉल पर आयात शुल्क बढ़ाने से 3 बड़े फायदे निकलकर सीधे तौर पर सामने आ रहे हैं।
जिससे किसानों को, चीनी मिलों को और सरकार को, तीनों को राहत मिलती दिखाई दे रही है, तीनों को लाभ होगा इसका। बजट में ब्लॉकचेन तकनीक पर सरकार का जोर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए सरकार ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार कर रही है। मंगलवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2018-19 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि सरकार क्रिप्टो करेंसी या सिक्कों को वैधानिक नहीं मानती, इसलिए नाजायज वित्त पोषण में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को खत्म करने के लिए सरकार सभी उपाय करेगी। नोटबंदी के बाद से लगातार हर साल ऑनलाइन लेन देन बढ़ा है। फ्रेंड्स, किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है उसकी लिस्ट यहाँ दी हुई है और सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं बजट से जुड़ी हुई कुछ विसंगतियों की। नौकरियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बजट में रोजगार की दशा और दिशा की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की है, लेकिन युवाओं को रोजगार कैसे और किस प्रकार प्राप्त होगा इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। सरकारी नौकरियों को लेकर भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि क्षेत्र में अगले वर्ष 1.72 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। इसमें 1000 नई मंडियों, कृषि उत्पाद बाजार समिति अर्थात एपीएमसी के लिए एग्री फंड, 5 नए फिशिंग हब, ग्रामीण अवसंरचना पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है, लेकिन किसानों की आय वृद्धि से जुड़े उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया है। पीएम किसान की वर्तमान राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आय का रोड मैप नहीं, ऋण पर जोर। बजट में खर्च के लिए 34,83,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन इस बजट में आय का कोई विशेष रोड मैप नहीं शामिल किया गया है। इस बार ऋण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यद्यपि पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि उपकर या सेस लगाया गया है, जिससे राजस्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन यह वृद्धि सामान्य ही होगी। सरकार ने अगले वर्ष 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा करों के जरिए भी 15,45,000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। अधिक ऋण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा तथा ऋण पर ब्याज चुकाने में भी पैसे खर्च करने होंगे। सरकारी संपत्ति की बिक्री पर जोर। बजट में सरकारी संपत्तियों की बिक्री तथा विनिवेश पर अधिक ध्यान दिया गया है। सरकार इस वर्ष बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि में विनिवेश करना चाहती है। इसके अलावा 2 सरकारी बैंकों और 1 सरकारी बीमा कंपनी के निजीकरण का भी प्रस्ताव बजट में शामिल है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये बजट स्पेशल वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ समझने और जानने को मिला होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जहां भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।